नमस्कार। रात की 8:50 हो चुके हैं। वक्त खबरों की खबर देखने का है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आज से 8:50 पर ही एनडीटीवी पर आपसे मुलाकात होगी। खबरों की खबर यानी ट्रिपल के हम 8:50 पर आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने की जो शुरुआत है आज से हम करने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी। चलिए, अब हमने हेडलाइंस आप सभी तक हमने पहुंचा दी, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन में। आज देश की तो बातें होंगी, G7 की बातें होंगी, इंटरनेशनल बड़ी बातें होंगी, पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज हम करेंगे, यानी कि हर बड़ी खबर को तह तक जाकर आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत हम कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं। अब जिसे देखने के बाद कुछ कहने की जरूरत तो पड़ती रही है, क्योंकि तस्वीरों में बहुत शक्ति होती है, विजुअल। आज बुलेटिन की शुरुआत ऐसी एक तस्वीर के साथ हम करने जा रहे हैं। आपको अहमदाबाद हादसे में अकेले जीवित बचे विश्वास याद होंगे, जो यात्री भाग कर आ रहे थे। इस हादसे में विश्वास तो बच गए, लेकिन उनके भाई अजय की मौत हो गई। आज विश्वास अपने भाई अजय के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आप हम तस्वीरों को दिखाएंगे, देख भी रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, चेहरे पर जो जख्म है वो तो फिर भी भर जाएंगे, लेकिन भाई की मौत का ये जो जख्म है वो कभी नहीं भर पाएगा। भाई भाई होता है, खून खून होता है। विश्वास जब वहां पहुंचे तो फूट फूट कर रो पड़े और भाई के पार्थिव शरीर को कंधा उन्होंने दिया। ये तस्वीरें देखिए। डीएनए मैच होने के बाद अजय का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा गया था। ये पहली तस्वीर। ये तो पहली तस्वीर की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो तस्वीर है जल्दी से आपको दिखाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में एक दर्दनाक और अफसोसजनक हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के, जी हां, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। कार में कुल 6 लोग सवार थे। एक युवती का इलाज चल रहा है और ये सारे लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, यानी कि खुशियों के बाद लौट रहे थे। लेकिन खुशियों के बाद मातम। अब सोचिए जरा, एक ही परिवार के अगर 5 लोग काल की गाल में समा जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए, पूरा परिवार ही, पूरा कुनबा ही आपका उजड़ गया। हादसा बुलंदशहर में जहांगीरबाग के पास बताया जा रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन एक के अलावा बाकी किसी को बचाया नहीं जा सका। यह अफसोसजनक खबर है। अब आगे बढ़ लेते हैं। तीसरी तस्वीर गुजरात की भावनगर से। भावनगर में भारी बारिश के बाद एक बुजुर्ग तेज धारा में बहने लगे। ये तस्वीर भी आप देख पाएंगे। ये देखिए जरा, इस शख्स को दिखा रहे हैं। बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा उम्र बताई जा रही है, लेकिन जद्दोजहद लड़ने का जो जज्बा है ना, उन्होंने दिखाया। 70 वर्ष हैं इनकी आयु। 70 वर्ष के राम भाई एक बरसाती नाले को पार कर रहे थे, जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज था, आप देख भी पा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि वो करीब 15 फीट की गहराई में जाके फंस गए। राम भाई ने पहले एक पेड़ को पकड़ा, तभी उनके बेटे ने अपने हाथ में रस्सी बांधी और अपने पिता को पानी के तेज बहाव से बचा लिया। यही होता है पिता पुत्र का कनेक्शन। हमेशा ये इसलिए कहा जाता है कि ये जोड़ी जो है सबसे आबाद रहे। पिता हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चे को कुछ ना होने दें, लेकिन बच्चे भी कुछ अपवाद आजकल हो जाते हैं। इसलिए हम हर एक खबर को, हर एक संवेदनशील तस्वीर को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं। आजकल के बच्चे भी सारे ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं जो कि अपने पिता को अपने जिंदगी दांव पर लगाकर बचाते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से अगली तस्वीर, क्योंकि यूपी के बुलंदशहर में सीएनजी के पैसे को लेकर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट की। नकाबपोश बदमाशों ने यह हरकत पेट्रोल पंप पर वो जो कर रहे थे, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसको आपको दिखा रहे हैं। इस घटना में पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। कार के नंबर के सहारे पुलिस बदमाशों की तलाश में लग गई है, लेकिन बचेंगे नहीं, ये सब जानते हैं। यूपी की पुलिस है इस मामले में बहुत अव्वल है। ये जो नकाब ओढ़कर पीट रहे हैं, इनका नकाब निकालने में पुलिस को ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि कार का नंबर अब तो आ चुका है। अब ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन थे, क्या था, कनेक्शन क्या है। तो जुर्म किया है तो फिर सजा मिलेगी कानून के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से अगली तस्वीर की बात कर लेते हैं। अगली तस्वीर भी बेहद अफसोसजनक है और हर उस आदमी को सावधान भी करती है जो रील बनाने के लिए, फिर से कह रहा हूं, रील बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। देखिए आजकल रील का चलन है, लेकिन रील से सबक क्या लिया जा रहा है? भाई रील बनाइए, खुशियां ढूंढिए, लेकिन रील को अपनी जिंदगी में मत ले आइए ज्यादा कि नुकसान पहुंच जाए। वीडियो बिहार के सहरसा जिले से है। रील बनाने के चक्कर में एक युवक मालगाड़ी की इलेक्ट्रिक इंजन पर जा चढ़ा, जिसके बाद वो गंभीर तौर पर जख्मी हो गया, जल गया। फिलहाल ये युवक अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन गलती किसकी बताइए? इसमें ना हमारी ना आपकी। जो बना रहा है उसको भी सावधान रहना पड़ेगा। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की एक खबर लगातार सुर्खियों में, चर्चा में है। वहां एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने, यह अच्छी खबर है, 90 साल के बुजुर्ग को उनकी पत्नी के लिए मात्र 20 रुपए में सोने का मंगलसूत्र दे दिया।
तो ये जो तमाम बुरी खबरें, दुखदाई खबरें, अफसोसजनक खबरें आती हैं, उनके बीच जब ऐसी खबरें निकल कर आती हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है और आप सभी के चेहरे भी निश्चित तौर पर खिले होंगे। चलिए अब थोड़ा विस्तार से बता देते हैं इसको। दरअसल किसान निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई पंढरपुर की पैदल तीर्थ यात्रा पर वो हैं। अब रास्ते में एक आभूषण की दुकान पर चले गए। दुकानदार को पता चला कि बुजुर्ग किसान मंगलसूत्र खरीदना चाहते हैं और उनके पास सिर्फ 1120 रुपए हैं कुल जमा, यानी 1120 रुपए। तो दुकानदार ने बुजुर्ग दंपत्ति के आपसी प्रेम को सम्मान दिया। सम्मान देते हुए उनसे सिर्फ 20 रुपए लिए और मंगलसूत्र दे दिया। थोड़ी सी तस्वीर देख लीजिए और थोड़ी बातचीत भी सुन लीजिए। देखिए मंगलसूत्र ठीक ठाक है, वजन बढ़िया है। अब इस खुशी को समझिएगा जरा। ये अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहते थे, पैसे उतने तो थे नहीं, 1120 रुपए पहुंच गए लेकर और 20 रुपए सिर्फ दुकानदार ने लिया और ये आंसू खुशी के हैं, ये सम्मान की खुशी हैं। और जो दुकानदार हैं ऐसे उनकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं और ऐसी खबरों को ऐसी प्रशंसा बनती है इन दुकानदार भाई साहब के लिए और सम्मान दिया इन्होंने। ये पल जो है ना, ये जिंदगी में कोई भूलेगा नहीं। ये खासकर जो दंपत्ति हैं, बुजुर्ग, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आंसू। और इस शख्स ने कहा, जो दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद दादा चाहिए और ईश्वर का चाहिए, बाकी तो सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया में डीएसपी की पत्नी के जन्मदिन सेलिब्रेशन के दौरान, याद होगा आपको, पूरी खबर बता देते हैं, नीली जो बत्ती थी इस कार की बोनेट पर बैठ गई मैडम, डीएसपी की जो पत्नी है। केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गया। अब इनको भी रील बनाने का शौक था, तभी वो ऐसा सामने आया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन खबर क्या है समझिएगा जरा। एफआईआर दर्ज तो हुई लेकिन ड्राइवर के खिलाफ, इनके खिलाफ नहीं। वैसे भी पति इनके डिप्टी एसपी हैं। घटना छत्तीसगढ़ की है। डीएसपी तस्लीम आरिफ बलरामपुर जिले में पोस्टेड हैं। नीली बत्ती वाली कार तस्लीम आरिफ का निजी वाहन है। गांधीनगर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि ये बताइए साहब कि ये जो ड्राइवर थे, ठीक है, ये जो केक किसने काटा? मैडम ने। जन्मदिन किसका था? मैडम का। ये रील कौन बनवा रहा था? मैडम ने। वायरल कौन हुआ? मैडम ने। तो एफआईआर दर्ज जो है वो ड्राइवर के खिलाफ क्यों? मतलब गलती किसी और की और सजा किसी और को। क्या ड्राइवर की हिम्मत होती कि मैडम से जबरदस्ती बनवा ले? प्रैक्टिकल बात पूछी जा रही है, यह है सवाल। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं और सीधा उठाते हैं। ये लोग लिख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम सीधा सा जो प्रश्न है वो आप सभी के बीच और पुलिस प्रशासन और सरकार, मुख्यमंत्री और ये शासन प्रशासन जहां तक पहुंचे वहां तक ये पहुंचा दिया जाए और एक्शन लिया जाए। गरीब आदमी ड्राइवर और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, लेकिन पति डेप्यूटी एसपी, डीएसपी, उनकी पत्नी रील बनवा रही हैं और एफआईआर इनके खिलाफ ना होकर, इनके पति के खिलाफ ना होकर, गाड़ी मालिक के खिलाफ ना होकर, किसके खिलाफ? ड्राइवर के खिलाफ। अब समझिए। चलिए जी, ये तो हो गई तस्वीरों की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की एक और खास तस्वीर बेहद देखना जरूरी है। विदेशों में पाकिस्तानी नेताओं का अपमान तो होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। इस बार पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की भारी फजीयत हुई है, बल्कि फील्ड मार्शल कह लीजिए जनाब। अमेरिका पहुंचे मुनीर को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। जिस होटल में मुनीर ठहरे हुए हैं उसके बाहर मुनीर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी लोगों ने मुनीर को कातिल करार दिया है, लेकिन मुनीर इस घोर अपमान के बावजूद अपनी नाक ऊंची किए घूम रहे हैं जबरदस्ती। हार के बाद तो पाकिस्तान की हालत है कि अपने जनरल को ये फील्ड मार्शल बना देते हैं। जीत हुई होती तो क्या करते? अब इसकी वजह यह है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच पर बुला लिया था साहब। जरा सुनिए इस शोर को। इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। Shame on you, Asim Munir! गीदड़ गीदड़ गीदड़! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame, shame, shame! Shame on you, Asim Munir! Mass murder! अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो को लेकर पाकिस्तान में भला ट्रंप के क्या हित होंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप के परिवार और पाकिस्तान में क्रिप्टो की खबर आपस में जुड़े हुए
क्रिप्टो की पहले हम जरा पूरी रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट जो आपसे भी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, फिर आपको इसके पूरे मायने और डिटेल समझा देंगे कि क्रिप्टो की भी चर्चा हम बीच में मुनीर के बाद क्यों कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस्लामाबाद के कातिल, वो कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। बिना कोई जंग जीते अपनी वर्दी पर तमगे टांग कर घूमने वाले आसिम मुनीर की हसरतें उबाल मार रही हैं। वाजिब भी है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते हुए मुनीर की रेटिंग बढ़ा दी और ये जता दिया कि पाकिस्तान को वहाँ की सरकार नहीं बल्कि सेना चलाती है। पाकिस्तान की एक सच्चाई ये भी है कि पीटीआई के नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इमरान को गलत तरीके से सत्ता से हटाया गया। यही वजह है कि अमेरिका पहुंचने पर इमरान के समर्थकों ने अपने ही अंदाज में मुनीर की खातिरदारी की। तो अमेरिका की धरती पर जिस जिहादी जनरल की सरेआम पाकिस्तान के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भोज पर क्यों बुलाया, पहले आप इसकी वजह समझिए। दो बातें हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़का हुआ है, इस युद्ध में ट्रंप पाकिस्तान को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक बयान भी ईरान के सैन्य अधिकारी की तरफ से आया था, जिसे हालांकि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान के पक्ष में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप इस बाबत असलियत जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का बयान था ये, किसने दिया था, अगर दिया था तो। दूसरी बात यह कि ट्रंप और उनके परिवार का जो क्रिप्टो करेंसी बिजनेस को लेकर पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है, उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पता है कि असल सत्ता जो है वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के पास नहीं बल्कि फील्ड मार्शल की पदवी हासिल कर चुके आसिम मुनीर के पास है। बेशक जिहादी जनरल इस गुमान में चूर होकर चले कि बदनाम ही सही, नाम तो हुआ, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी है और जो हालात हैं उनसे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बिजनेसमैन ट्रंप ने लंच पर बुलाया। पाकिस्तान से लगता हुआ ईरान का जो एरिया है उसमें शमसी बेस एयर बेस है, जिसको अफगानिस्तान के लिए हमेशा से अमेरिका यूज करता आया था और आज वहां पर दोनों जगह पे अमेरिकी एसेट्स हैं, हालांकि ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान अब कर रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि वो तो बात बहुत दूर की है कि वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बम इजराइल पे मारेगा। तो अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए क्योंकि उसे मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाए रखना है और पाकिस्तान के पास तो मांगने के अलावा कुछ है ही नहीं। जाहिर है अमेरिका बुलाए तो मुनीर क्यों ना जाएं? बदले में थोड़ा सा अपमान ही तो झेलना है, वो भी पाकिस्तानियों के हाथों। इस्लामाबाद के कातिल, ओ कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। Shame on you, Asim Munir! गीदड़, गीदड़, गीदड़! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame, shame, shame! Shame on you, Asim Munir! जी हाँ, सुना आपने, शेम ऑन यू असीम मुनीर, इस्लामाबाद के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। ये पाकिस्तानी ही लोग थे, वहां पर इज्जत मिल नहीं रही है, चले हैं अमेरिका से इज्जत लेने, हिंदुस्तान से इज्जत लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हम क्रिप्टो की हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले, तो पाकिस्तान में भला ट्रंप के क्या हित हो सकते हैं? समझिएगा जरा। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और पाकिस्तान में क्रिप्टो की खबर आपस में जुड़े हुए कनेक्टेड हैं। दरअसल क्या है मामला, समझिए। यह मामला पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी पीसीसी और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF के बीच एक समझौते से जुड़ा हुआ है। WLF में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के सदस्यों की कितनी हिस्सेदारी है? अंदाजा लगाइए, 60%, 60%। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनाया जा सके। ध्यान देने की बात यह है कि यह समझौता पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हुआ है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस क्रिप्टो वाली चाल के जरिए ट्रंप के नजदीक पहुंचना चाहता है। वैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वहां के वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन अभी भी देश में अवैध है। अमेरिका में भी इस समझौते की जांच हो रही है और इसे हितों के टकराव के एंगल से देखा जा रहा है। हालांकि WLF ने कहा है कि इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, लेकिन कहने का क्या है, कह कुछ और दिया, कर कुछ और दिया। भारी मात्रा में
ड्रग्स जब्ती के मामले में पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। समझिए जरा आप, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल के इस केस में चार्जशीट दायर कर दिए। आपको दिखा भी रहे हैं, ये मुनीर के मुल्क में इसका पाप चल रहा है। 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती के तार पाकिस्तान से सीधे जुड़ते हैं। हर एक कनेक्शन जो आता है, चाहे अवैध हथियार हो, तस्करी, ड्रग्स या कोई भी लीगल, बम, बारूद, गोला, मार काट, ये सब पाकिस्तान से इसके तार जुड़ते हैं। तो 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती के तार सीधे पाकिस्तान से अब जुड़ गए हैं। आरोपियों ने जो ईमेल आईडी और विदेशी सर्वर इस्तेमाल किए थे, उसमें पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट और मियांवाली शहर से लॉगिन पाए गए हैं। लाहौर से 6 और 12 सितंबर 2014 को, जबकि सियालकोट और मियांवाली में अप्रैल और मई 2024 में लॉगिन पाए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह ड्रग सिंडिकेट पेशेवर तरीके से ऑपरेट हो रहा था। तस्करों ने फार्मा कंपनियों के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स और पहचान बनाकर कोकीन की खेप को केमिकल्स के रूप में छुपाकर मंगवाया था। इस मामले में राणा तरनदीप सिंह, संदीप ढिल्लो और वीरेंद्र बेसोया आरोपी हैं। तीनों ने मिलकर एक संगठित गिरोह चलाया जो नकली फार्मा फार्म्स के जरिए कोकीन की सप्लाई की, और पिछले साल अक्टूबर में 1300 किलो कोकीन बरामद की गई थी, जब्त की गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कितनी, 15,000 करोड़ आंकी गई। दिल्ली पुलिस इंटरपोल के जरिए फरार आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। तो किस तरह से यह कनेक्शन सामने आ रहा है, आपको हम बता रहे हैं। अब पाकिस्तान के जिस आर्मी चीफ ने आतंकवाद को अपनी फौज का हिस्सा बना रखा हो, उसको डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर बाद ही बिरयानी खिलाने वाले हैं। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की थी कि वो कनाडा से थोड़ी देर के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। ये सभी आपको बता दें, क्योंकि मना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को एक संदेश दिया है कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, और यह सही भी है, हमारे हिंदुस्तान के हित में है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई है, और उस बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद के सवाल पर ना किसी की मीडिएशन यानी मध्यस्थता स्वीकार करता है और ना ही करेगा। कनाडा में G7 की अपनी बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जब लौट रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मुलाकात अधूरी छूट रही थी। वो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया के दो बड़े नेताओं की बात जरूर हुई, फोन पर ही सही। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर जो बात हुई, उसमें पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ने आतंकवाद के सवाल पर ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के कारण सीज फायर नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान की विनती करने पर यह हुई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का गलत बयान चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि जिन्होंने खून बहाया है वो खून के आंसू रोएंगे। पाकिस्तान का वही हाल हुआ, और जब ट्रंप के साथ बात हुई तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान रिश्तों पर कोई बात नहीं होगी। उसी तरह आतंकवाद अब कोई छद्म युद्ध नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे युद्ध है, और ये भी साफ कर दिया कि ऐसे युद्ध का जवाब देना भारत जानता है, और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बता दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, आम लोगों को नहीं। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। इस बीच विपक्ष सवाल कर रहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से जो कुछ कहा है उसको कैसे माना जाए।
क्या ट्रंप कोई पोस्ट लिखकर या बयान देकर बताएंगे कि सीज फायर उन्होंने नहीं कराई थी? ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता किए है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके संवेदना जताई थी, लेकिन पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के समय भारत का समर्थन करने की जगह कन्नी काटने लगे। लेकिन भारत नहीं चाहता कि किसी तरह से पाकिस्तान जैसा बदमाश देश अमेरिका के और करीब जाए। इसलिए अमेरिका से पुराने रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास भारत कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड की बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दे दिया। खबर है कि ट्रंप इसके लिए तैयार हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जी हां, तो जब भारत ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ है, तो अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सफाई सामने आ गई है। अब तक कम से कम 13 बार यह कहने वाले कि हमने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया, वो ट्रंप अब कह रहे हैं कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर करवाया और पाकिस्तान की तरफ से मैंने। अंतर होता है इसमें। Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. समझ गए आप? पहले कुछ और कह रहे थे, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने मध्यस्थता की। अब क्या कहा इन्होंने कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पाकिस्तान की तरफ से मैंने। यह बहुत बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से दुनिया को विकास से लेकर आतंकवाद से बचाव तक पर कई मंत्र दिए, संदेश दिए। वहां मौजूद दुनिया के तमाम संपन्न और शक्तिशाली देशों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग देखने लायक थी। अब इटली की प्रधानमंत्री, जी हां, जॉर्जिया मेलोनी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी आप सबसे अच्छे हैं। G7 की बैठक थी। दुनिया के बड़े देशों के मुखिया जुटे थे। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रूबरू हुए तो दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे से हालचाल पूछा। फिर मेलोनी ने तुरंत कह दिया, आप सबसे अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी। G7 की बैठक में दुनिया के टॉप के नेता दो कतार में खड़े रहे। उसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग मुलाकात 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई। प्रधानमंत्री मोदी से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, इटली और कनाडा के प्रमुखों ने गर्मजोशी से मुलाकात की। इसमें सबसे अहम मुलाकात तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से रही। It's a great honor to host you at the G7. जस्टिन ट्रूडो के समय में जिस तरह कनाडा से भारत के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, अब मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद हालात बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्नी की मुलाकात से यह तय हो गया कि दोनों देश फिर से उच्चायोग की बहाली करेंगे, जो ट्रूडो के कारण बंद हो गई थी। Agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वैश्विक नेताओं से मुलाकात की।
जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ मुलाकात में एक सहजता दिखी, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो किसी बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर चर्चा करते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भी पीएम मोदी ने गहन विचार विमर्श किया। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ पीएम मोदी ने एक नई तिकड़ी ही बना ली। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चर्चा की। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज से मुलाकात में क्वाड वाली सहजता साफ दिखी। इन सभी मुलाकातों के बीच G7 के ताकतवर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया वो इस तरह है। नंबर 1, आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। नंबर 2, आतंक की कीमत दुनिया चुकाती है, इसीलिए उसका इलाज जरूरी है। नंबर 3, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का एकजुट होना जरूरी है। नंबर 4, आतंकवाद को जहां से समर्थन मिलता है उनके खिलाफ भी सख्ती जरूरी है। नंबर 5, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो कुछ हुआ वो मानवता पर हमला था। और नंबर 6, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचों को नष्ट किया। तो साफ है कि भारतीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने दुनिया को जो कुछ बताया था उसे पूरी शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया। लगे हाथ कनाडा के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की नई बुनियाद भी रख दी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैनास्किस शहर की खूबसूरत वादियों में इस बात पर विचार हुआ कि दुनिया कैसे खूबसूरत बनेगी। भारत ने इसकी पहल कर दी है। कनाडा के कैनास्किस से महासिद्दीकी की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि दुनिया को आगे बढ़ना है तो युद्ध से बचना होगा। लेकिन अभी रूस और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से निकले नहीं हैं कि इजराइल और ईरान युद्ध के ज्वालामुखी पर जा बैठे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति अमेरिकी दखल के कारण और भी खतरनाक हो चुका है। अमेरिका ने ईरान को संपूर्ण तबाही का अल्टीमेटम दे रखा है। तो यह सवाल उठ रहा है कि ईरान पर कितने बम बरसने वाले हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। G7 की बैठक छोड़कर जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी लौट गए थे, उससे ही साफ था कि ईरान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि हम ठीक से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है, लेकिन वहां सुरक्षित है। हम उसे मार नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप के बयान से इजराइल को साफ साफ इशारा मिल गया है कि उसे ईरान पर हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं है। इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को एक बार फिर ईरान की तरफ भेजकर एक साथ कई जगहों पर स्ट्राइक की। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने ईरान के मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम, जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के बाद अब पश्चिमी ईरान में बारूदी गोदाम यानी स्टोरेज साइट्स पर हमले किए। We have delivered significant blows to the Iranian regime, and as such,
they have been pushed back into central Iran. They are now focusing their efforts on conducting missile fire from the area of Isfahan. हालांकि खामेनेई ने यह कहकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई ने कहा कि जो लोग ईरान और उसके इतिहास को जानते हैं वो खतरों की भाषा नहीं बोलते। ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है और थोपी गई शांति के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन इसी बीच ईरान के अपदस्थ शासक रजा पहलवी ने ईरान के लोगों के लिए एक संदेश जारी करके विद्रोह करने के लिए कहा है। جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. در این روزهای دشوار دل من با همه شهروندان بی‌دفاعی است که آسیب دیدند و قربانی جنگ طلبی و توهمات خامنه‌ای شدند. من سالها کوشیدم تا میهنمان گرفتار آتش جنگ نشود. پایان جمهوری اسلامی پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. इजराइल और ईरान की सीमा कहीं से लगती नहीं, लेकिन युद्ध का क्या है वो दूसरों के मामले को लेकर भी हो सकता है। इजराइल और ईरान का घमासान तो यही बता रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए हैं, अटैक किए हैं, उनको लेकर एनडीटीवी को मैक्सर के सैटेलाइट इमेजेस भी मिली हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि इजरायली हमलों ने ईरान की वायुसेना को कितना गहरा नुकसान पहुंचा दिया है। देखिए, एनडीटीवी के पास जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या थी। ये देखिए, हमने दिखा भी दिया, पहले वाली ऊपर वाली तस्वीर है और बाद वाली ये है। गौर करिएगा, ये जो हमने घेरे में, सफेद घेरे में दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, पहले एकदम बिल्कुल संतुलित तरीके से अपनी जगह हर एक बिल्डिंग, हर एक चीजें हैं, लेकिन नीचे देखिए ये तबाह। लंबी दूरी के मिसाइल हमलों के लिए रणनीतिक एसेट है ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो तबरिज मिसाइल फैसिलिटी की है। आज की ये तस्वीर है, ये बताती है कि यहां कितना नुकसान पहुंचा है। कई स्टोरेज बिल्डिंग तबाह हो चुके हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और कई सुरंगों को नुकसान पहुंचा हुआ है, इजराइल ने पहुंचाया है। और ये मैशेड एयरफील्ड है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे, ये एयरफील्ड, मैशेड एयरफील्ड, इसको हमने इस तरह से बांट दिया है समझाने के लिए। पहले की तस्वीरें आधा इधर और बाद की तस्वीरें अब आधा इधर। ये आप घेरे में देख रहे हैं, यहां पर ब्लैक तबाही है। एक ईरानी टैंकर एयरक्राफ्ट की पहले और बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें एयरफील्ड के नॉर्थ वेस्टर्न एंड पर एक पार्किंग एप्रन में है और ये देशफुल एयरबेस है। अब आपको जो हम तस्वीरें दिखाएंगे, अभी हम दिखा रहे हैं, इसको आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर दिखा देते हैं। ये देशफुल एयरबेस है, लाइन से देखिएगा, ये फाइटर जेट्स है। इसमें कितनी नजर आ रही है? 4, 1 2 3 4। अब यहां भी कई शहीद, 136 यूएई दिख रहे। पास में 2 F-5 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जब कुछ और इलाके में जबकि हैं, शायद ये बचाव के लिए होंगे। और ये ईरान का सबसे अहम परमाणु ठिकाना है। अब जो आप देख रहे हैं, नंताज का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर, यहां 50,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं। जमीन के काफी अंदर बनी इस फैसिलिटी पर इजराइल ने काफी बम बरसाए, लेकिन अभी तक ये हमले उसके बाहरी हिस्से में हुए हैं, जिससे वहां काफी नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन नुकसान तो हुआ है। IAEA के मुताबिक इस कारण अंदर जहां सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं वहां भी कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि किसी तरह के रेडिएशन लीक की वहां से कोई खबर नहीं है। नताज एटमी प्लांट देख रहे हैं, पहले और बाद की तस्वीर देख लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम लगातार जारी है, वो चल रहा है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6,000 भारतीय छात्र हैं जो वहां पढ़ने के लिए गए हुए हैं। और इस बीच 110 छात्रों को ईरान से आर्मेनिया की सीमा में पहुंचा दिया गया है। उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कई छात्रों को हमले का निशाना राजधानी तेहरान से कौम शहर ले जाया गया हमले के बाद। कुछ छात्र आर्मेनिया से दोहा भी पहुंच चुके हैं। ये पहले तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से ये फ्लाइट है।
ये विमान इंडिगो की विमान और इसमें जाते हुए ये भारतीय छात्र। अब उनका रिएक्शन क्या है? जो तमाम वहां पर छात्र हैं, डरे सहमे किस तरह से निकल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुनवाएंगे आपको। सुनिए। Assalamu alaikum. Brief highlights from the students of Urmia University of Medical Sciences, Urmia. We are currently at the Yerevan International Airport, Armenia. We are being evacuated back to India. We are thankful to the MEA and Government of India for evacuating us as soon as possible. चलिए, ये बात हो गई। अब जरा आपको भारत वापस ले आते हैं। शिलांग, जी हाँ, वहां की कहानी शिलांग कहते ही समझ गए होंगे आप। राजा सोनम। शिलांग की खूबसूरत वादियों में एक हनी ट्रिप हुआ, हनीमून ट्रिप, और प्यार की शुरुआत का गवाह बनने वाली थी वो जगह। वो बन गई एक खौफनाक हत्याकांड की दास्तान लिखने वाली जगह। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी और 4 अन्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन इस केस में हर दिन एक नया मोड़, नया खुलासा हो रहा है। अब इस कहानी में एक रहस्यमयी नाम उभर कर सामने आ गया है, संजय वर्मा। कौन है ये संजय वर्मा, जिससे सोनम ने 25 दिनों में 119 बार बात की है? क्या इस हत्याकांड में कोई और साजिश का एंगल है? रिपोर्ट देखिए। तेईस मई 2025 मेघालय का चेरापूंजी। इस खूबसूरत जगह के पीछे रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। राजा का छत विछत शव 2 जून को वेई सावडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में मिला था। सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और दूसरे 3 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन आज इस हत्या में एक नया मोड़ सामने आया है। एक और शख्स की एंट्री हो गई है जिसका इस केस से वास्ता हो सकता है। वो नाम है संजय वर्मा। सोनम 1 मार्च से 25 मार्च के बीच एक रहस्यमयी शख्स संजय वर्मा से 119 बार बात कर चुकी थी। संजय वर्मा का फोन अब स्विच ऑफ है। केस में इस नई एंट्री के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं जिन्होंने पुलिस की नींद उड़ा दी है। सवाल है कि संजय वर्मा कौन है जिससे सोनम बातें करती थी? संजय वर्मा से सोनम की घंटों क्यों बात होती थी? संजय वर्मा और सोनम का आखिर कनेक्शन क्या है? संजय वर्मा ने अपना फोन बंद क्यों कर लिया है? क्या मर्डर केस में अब कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? इस मामले में कल शिलांग पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और दूसरा हथियार बरामद किया। Reconstruction was very successful. Okay, so witnesses, independent witnesses there, and as we speak now, they have shown us also that another weapon has been used, and the SDRF has gone there, and the weapon is recovered now. तो आज संजय वर्मा नाम के शख्स की एंट्री हुई है, तो वहीं शिलांग पुलिस सोनम के घर पहुंची और घर वालों से पूछताछ हुई। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जो हर दिन नए सवाल खड़े कर रही है। संजय वर्मा का रहस्य, हवाला लेन देन के आरोप और सोनम का शातिर दिमाग, क्या ये सारी कड़ियां जोड़कर पुलिस इस हत्याकांड का पूरा सच सामने ला पाएगी या फिर इस केस में अभी और ट्विस्ट्स बाकी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सोनम ने अपने प्रेमी और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर पहले राजा की हत्या की और इसके बाद सोनम ने खुद को ही बेचारी दिखाते हुए कहा कि उसका अपहरण हो गया था। लेकिन अब जब सोनम और अन्य 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जरा आपको दिखा देते हैं, दिखना भी चाहिए कि सोनम ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसकी चाल का पता पुलिस ने लगा लिया। ये रिपोर्ट इसी के लिए हमने तैयार की, देखिए जरा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये राजा रघुवंशी हैं, जो कुछ उम्मीदें लिए अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून पर मेघालय के लिए निकले थे। ये तस्वीर तब की है जब उन्हें मेघालय जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलना था। लेकिन पुलिस जांच में आज एक नया खुलासा हुआ। जब इस हत्या को अंजाम दिया जा रहा था, तब सोनम के पास 3 फोन थे
और राजा की हत्या के बाद से सोनम के तीनों फोन गायब हैं। पर कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आपको बताते हैं कि सोनम की किस भूल ने उसे पुलिस के शिकंजे में फंसा दिया। सोनम रघुवंशी के पास कुल 3 फोन थे। हत्या के बाद फोन नष्ट या बंद कर दिए। आकाश ने सोनम के फोन को नष्ट किया। मर्डर के बाद सोनम के सभी फोन बंद हो गए। सोनम का एक फोन इंदौर में एक्टिव हुआ। व्हाट्सएप चेक करने के लिए फोन ऑन किया गया। फोन ऑन होते ही लोकेशन का पता चल गया। सोनम अपनी इसी भूल से पकड़ में आ गई। सोनम के बाकी फोन को मेघालय पुलिस ढूंढ रही है। इंदौर, गुवाहाटी और यूपी में कई जगह तलाश हो रही है। राजा रघुवंशी का फोन सोनम ने खुद तोड़ा था। राजा के टूटे फोन को विशाल ने खाई में फेंका। जांच में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया। मंगलवार को हुए हत्या के सीन रिक्रिएशन ने खौफनाक सच्चाई को उजागर किया है कि आखिर पुलिस को क्या पता चला है। दरअसल हत्या वाले दिन विशाल ने राजा के सिर पर पीछे से पहला घातक वार किया, जिसके बाद राजा खून से लथपथ जमीन पर गिरकर चीखने लगा। इस दौरान सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन पहले वार के बाद वो पीछे हट गई। इसके बाद आनंद और आकाश ने राजा पर 2 और वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंक दिया। एक प्यार, एक साजिश और एक हत्या। राजा रघुवंशी की कहानी अब भी अधूरी है, लेकिन हर रोज इस हत्याकांड में होते नए खुलासे अब कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मतलब ये कि राजा रघुवंशी हत्याकांड अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच अलवर से भी एक सोनम निकलकर सामने आ गई। अलवर की रहने वाले अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति मान सिंह जाटव की हत्या कर दी। हत्या के बाद अनीता ने बताया कि उसके पति की मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई, लेकिन एक ऐसे चश्मदीद ने इस हत्याकांड के राज को खोल दिया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट। चौथी कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा, उम्र यही कोई 8 से 10 साल होगी। इस मासूम ने अपनी आंखों के सामने अपनी पिता की हत्या होते हुए देखी। अपनी ही मां के प्रेमी से अपने पिता की हत्या के गवाह बने इस बच्चे ने सारे राज खोल दिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की परतें अभी खुल ही रही थी कि राजस्थान के अलवर से एक और सोनम निकलकर सामने आ गई। यहाँ भी एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली। 7 जून की रात अलवर का खेलड़ी गांव, वीरू उर्फ मान सिंह जाटव अपने घर पर सो रहा था। तभी काशीराम नाम का व्यक्ति घर में 4 सुपारी किलर्स के साथ घुसता है और मान सिंह की हत्या कर देता है। हत्या की साजिश में पत्नी अनीता और प्रेमी काशीराम ने 4 सुपारी किलर्स को 2 लाख रुपए दिए थे। इस पूरी वारदात का चश्मदीद मृतक का 9 साल का बेटा है, जो उसी कमरे में मौजूद था जहां उसकी मां ने उसके पिता की हत्या करवाई। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पर कुछ न कर पाया। जब मैं बताने गया था ना पापा को, उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और मुंडी और मुर्दी थी काफी सटन। बेटे ने बताया कि जब उसके पिता को मारा जा रहा था तो वो उनके पास जाने लगा, लेकिन मां के साथ वारदात को अंजाम दे रहे काशी ने उसे गोद में उठाकर डांट दिया और धमकाया। इसके बाद बच्चे ने जो बताया वो आपको झकझोर देगा। तारीख को ये हुई थी, पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार्ज लगा दे फोन। चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी। जब कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कही इसकी आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर खाट पर सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर वो लगा दी सापी।
पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे, और मुंडी और मोड़ दी थी काफ़ी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी। हत्या को अंजाम देने के बाद अनीता ने नाटक किया कि उसके पति की तबीयत खराब है और वो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन शरीर पर चोट के निशान देख पोस्टमार्टम कराया गया, जिसने हत्या के सारे राज खोल दिए। पुलिस ने आरोपी अनीता, उसके प्रेमी काशी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वीरू और अनीता की लव मैरिज थी। दोनों की ये दूसरी शादी थी, लेकिन फिर भी अनीता ने सारी हदें पार कर डाली। अब सवाल ये है कि आखिर कितनी सोनम अभी और सामने आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर, आपके पास गाड़ी है, टोल देते हैं उनके लिए, तो आप सब में से अधिकांश लोगों के पास गाड़ी है, आप भी टोल देते ही होंगे और परेशान हैं, तो मुस्कुरा लीजिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन आपको मिलेगा और इसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। 15 अगस्त से यह पास मिलने लगेगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन से। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। यह पास प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए है और यह 1 साल के लिए या फिर 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा। यानी एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भी भीड़ कम होगी। अब आपके मन में तमाम प्रश्न हो रहे होंगे, कई सवाल आ रहे होंगे कि यह काम कैसे करेगा। चलिए अब समझा देते हैं, थोड़ा वॉल पर लेकर आते हैं आपको और यहां से आपको हम डिटेल्स दे देते हैं। जैसे बहुत सारे प्रश्न ये कि नए पास की जरूरत क्यों, तो 3,000 में साल भर या 200 ट्रिप्स तक टोल फ्री। अब नजर डालिए, नए पास की जरूरत क्यों है, तो 10,000 खर्च होते हैं, अब 3,000 में काम हो जाएगा, 7,000 की बचत। ये पास कैसे ले सकते हैं आप, कहां से? NHAI और MORTH के ऐप और वेबसाइट पर लिंक शुरू हो जाएंगे। वहां पर 60 किलोमीटर वाला रूल क्या है, घर अगर 60 किलोमीटर के दायरे में है तो बार बार टोल देने से बच जाएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं। सालाना पास के जरिए हर बार टोल देने की जरूरत नहीं है। अब ये भी एक बात है। अगला प्रश्न ये है कि क्या ये पास हर टोल प्लाजा पर काम करेगा? नहीं, ये सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवेज के लिए नहीं है। NH जहां लग गया, नेशनल हाईवे लग गया, वहां के लिए पास काम करेगा। सरकार का क्या मकसद है? टोल सिस्टम को और बेहतर करना, लंबी कतार, विवाद से बचना और बचाना। हर जगह मारपीट, लेट लतीफी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कुछ पैसे भी बच जाएं, समय भी बच जाए, दोनों तरफ से किरकिरी ना हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे सवाल आपके सामने मन में थे, वो हमने कोशिश की कि आपको हमने समझा दें और बता दें। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ये हो गए सवाल जवाब। अब नितिन गडकरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर, सुनते हैं, सुनिए। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं, उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी।